आदरणीय मंच, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, वो सब अपने आप बना लेंगे, खान की आप चिंता न करें। आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी आज के इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन। असल में हमारे राजीव जी ने सारे विशेषण इस्तेमाल कर दिए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो इसलिए मैं वो सब जितने विशेषण राजीव जी ने इस्तेमाल किए थे उन सबको एंडोर्स कर रहा हूँ। मेरा मन तो ये भी है कि मैं ये कह दूँ कि इन्होंने जो समीक्षा की है उस सबको मैं एंडोर्स करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, लेकिन शायद जी नहीं होगा। तो आदरणीय डॉक्टर गंगाधर कानोड़े जी, परम विद्वत्तापूर्ण गहन नीर क्षीर विवेक से युक्त जिन्होंने समीक्षा भी प्रस्तुत की, ऐसे डॉक्टर राजीव नयन जी और आज के इस आयोजन के नायक, उत्सव नायक, परम आदरणीय अग्रज चंद्र प्रकाश दायमा जी और आप सभी साहित्यिक मित्रों, तेजु सज्जनों, निश्चय ही कादम्बिनी क्लब का आज का आयोजन अपने आप में विशिष्ट है, जैसा कि अपने आरंभिक उद्बोधन में भी आदरणीय अहिल्या जी ने कहा। और आज जिस कृति का लोकार्पण हो रहा है, इस आयोजन के साथ कादम्बिनी क्लब हैदराबाद के इतिहास में एक अत्यंत उजला पृष्ठ जो रहा है, इसके लिए मैं कादम्बिनी क्लब के सभी मित्रों को, सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। दायमा जी को उसके बाद मित्रों, चंद्र प्रकाश दायमा जी की इस कृति के सामने आते ही एक बचपन में सुनी हुई लोक कथा याद आई। वह लोक कथा विस्तार से तो दायमा जी भी सुनाएंगे, मैं केवल इशारा करता हूं आप लोग को याद आ जाएगा। कभी वह लोक कथा तेनालीरामन के नाम से आती है, तो कभी बीरबल के नाम से आती है, कभी किसी और ऐसे ही विद्वान के नाम से आती है। और वह उसका जो कहें कि एक तरह से केंद्रीय तथ्य है, सेंट्रल थीम है, वो ये है कि ये पता लगाना है कि साहब इस राज दरबार में ईमानदार कितने हैं और बेईमान कितने। सब अपने आप को ईमानदार कहते हैं और बीरबल या तेनालीरामन कहते हैं कि नहीं साहब, ईमानदार तो कोई इक्का दुक्का ही है, यहाँ सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं। बोले कि क्या है, कैसे? ये देखिए कल पता लगा लेते हैं क्या है। एक बड़ा सा पात्र रखवा दिया जाता है और कहा जाता है कि सब इसमें चुपके से आकर के रात में एक एक गिलास या एक एक लोटा जो है वो दूध डालेंगे और सब रात भर डालते हैं आकर के अपना अपना नंबर। और क्या सोचते हैं, सब ये सोचते हैं कि दूध तो सब डालेंगे ही, मेरा एक लोटा पानी उसका क्या पता चलेगा। सवेरे पता चलता है लबालब पानी से भरा हुआ। तो वो था दूध तो सब डालेंगे ही, फिर पानी डाल। यहां लेखक ने, कवि ने इस चीज का करा दिया है
वो कह रहा है मुझे मालूम है यहां सब पानी डालने वाले हैं, यहां सब पानी डालने वाले हैं, अरे कोई तो हो जो दूध डाले। ये है कविता, एक कहे कि जिसे आह्वान। हमारे मित्र ने वह रचना आपको पढ़ करके सुना दी, इसलिए मैं उस रचना को नहीं पढ़ रहा हूं। पृष्ठ 85 पर ये छोटी सी रचना होगी, जिसे आप मुक्तक कह लें या छंद कह लें हैं, जिसकी पहली पंक्ति में ही वो ये कहते हैं कि पानी सब डालेंगे और यही एक आह्वान है कि कवि हमसे ये कह रहा है कि इस पूरी जागतिक व्यवस्था में, लौकिक व्यवस्था में सब पानी डालने वाले इकट्ठा हो गए हैं। अब हमें पानी डालने वालों की, बेईमानों की जरूरत नहीं। कोई तो ईमानदार हो, कम से कम कवि तो ईमानदार हो, कम से कम साहित्यकार तो ईमानदार हो, कम से कम कलाकार तो ईमानदार हो। हम राजनीति वालों से नहीं कहते कि तुम ईमानदार हो, लेकिन हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं, दायमा जी अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं ईमानदार बनो। ये एक संदेश है। तो ये है या पानी सब डालेंगे ही, ये अंदर सोच रहा है आदमी, ये शीर्षक अधूरा है। जैसे एक फिल्म का शीर्षक आया था ना कि 100 दिन सास के, लेकिन अंत में स्पष्ट होता है कि शीर्षक आधा है, पूरा शीर्षक बनता है एक दिन बहु। तो ऐसे ही ये जो शीर्षक है ये आधा है, और हमारे मित्र ने उत्सुकता की तरफ इशारा किया, इसीलिए इसमें उत्सुकता नहीं है, और इसीलिए हम दोनों ने ये गलती की कि आपको बता दिया कि पेज 85 पर सीधे चले जाना, कम से कम शीर्षक तो ढूंढते अंदर आ। लेकिन आप यह देखें कि यह एक प्रकार से कवि की अपने बारे में एक प्रतिज्ञा है, और जो कवि यह प्रतिज्ञा करता है कि भले ही सब पानी डाले इस पात्र में, मैं तो दूध ही डालूंगा, यह जो प्रतिज्ञा करता है वह कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि अपने पूरे परिवेश से भयानक रूप से क्षुब्ध है। प्रकाश दायमा जी देखने में क्षुब्ध प्रतीत नहीं होते, बड़ा सुशोभन सौम्य व्यक्तित्व है उनका। मेरे साथ तो काफी हंस भी लेते हैं। शुरू में मैं डरता था जब वो टैप टोप लगा के आते थे, हैट लगा के आते थे, तो भाई और किसी वैज्ञानिक संस्थान में के, और फिर ये कि वो मैं बार बार कहा करता हूं ना कि अपना गोत्र बढ़ता देख करके खुशी रहीबन नो सुख होत है, बढ़त देख निज गोत्र, जो छुटकी दाढ़ी निरख दाढ़िल को सुख हो। तो भाई ये तो हमारी दाढ़ी, छुटकी दाढ़ी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ईमानदारी के साथ कि इनकी रचनाएं पहली रचना से लेकर और जहां तक भी अभी तक इनकी कलम पहुंची है, ये सब एक मजे हुए, पके हुए कलाकार की रचनाएं हैं। ये रचनाएं जो इस पुस्तक के 100 पृष्ठों के भीतर आई है, ये अच्छे से आमे में पके हुए वे पात्र हैं जिन्हें टन से बजा बजा करके देखा गया है। जब आप बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं मिट्टी का, तो उसे बजा करके देखते हैं। तो आप ये मत समझिए कि बस चंद्र प्रकाश दायमा कुल 100 पेज है। ये 100 पेज लिखने के लिए 1000 पेज काटने भी पड़ते हैं।
तो ये जो है उनके पूरे जीवन का अब तक का, जिसे आप कहें कि 68-69 साल की आयु उनकी हो रही है। मैंने उनकी एज बता दी, महिलाओं की एज नहीं बताते, पुरुषों को तो बता देते हैं, वो मुझसे 2 साल बड़े। शायद अगले साल हम उनका 70वां जन्मदिन मनाएंगे, अगले साल सब। हाँ ठीक। तो इस पूरे समय में उन्होंने बहुत गहराई से समय और समाज को, जीवन और जगत को नजदीकी से परखा है और अपनी कविताओं में ढाला है। वो बेहतर बता सकते हैं कि व्यंग्य क्यों लिखते हैं, पाठक की अपनी नजर होती है। लेकिन उस सबसे पहले खास बात यह है कि उन्हें जब मैं देखता हूं तो वे मुझे साहित्यकार कम और अदीब ज्यादा लगते हैं। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या अंतर है, एक दूसरे के पर्यायवाची ही तो हैं, लेकिन अदीब में अदब भी शामिल है और अदब का एक अर्थ साहित्य है, तो अदब का एक दूसरा अर्थ शिष्टाचार ही है। तो इतने वर्षों से मैं उन्हें देखता आ रहा हूं, वे कभी किसी के साथ भी कहीं भी शिष्टाचार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति, मैं अपने आप से सवाल करता हूं जब भी उनकी रचना पढ़ता सुनता हूं, कि ऐसा शिष्ट सौम्य व्यक्ति व्यंग्य लिखता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भीतर कुछ बहुत ज्यादा उभर रहा है, और ये जो ऊपर शिष्टता का परसोना है, ये मुखौटा है। भीतर से शांत नहीं हो सकता ऐसा आदमी। अगर आप भीतर से शांत होंगे तो ऐसी कविताएं नहीं लिख सकेंगे। भीतर एक असंतोष है, एक आक्रोश है, एक इस समाज के प्रति, इस समाज को बदलने के प्रति एक जिसे कहें कि कृत संकल्पता है। बड़ा अच्छा इनके स्वभाव के बारे में मधु दाइमा जी ने कहा है, ये व्यंग्य के जादूगर है। अरे हमारे लिए बोलने को छोड़ा क्या, आप लोगों ने सब कुछ तो लिख दिया यार उसने, और बचा कुचा राजू बोल गया। आप कहें कि अब मैं क्या कहूं, मधु जी खुद कह गई कि ये व्यंग्य का जादूगर है। मैं नहीं जानता कि घर में भी कितना व्यंग्य बरसाते हैं, या कि वहां उनका व्यंग्य शांत रहता है और वही दबा हुआ व्यंग्य अचेतन में जाकर काव्य के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है और उसका विवेचन हो जाता है। जो भी हो, ये तो ऐसे ही मस्ती की बात है। डॉक्टर रानी दादीच ने बहुत सुंदर शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए हैं, ये आम आदमी से करें। और अगर कोई रचनाकार आम आदमी का रचनाकार बन जाए तो यह किसी बड़े से बड़े दरबारी रचनाकार से बड़ी उपाधि है, और यह उपाधि आपको मिली है। और साथ ही माया मृग ने, जो वास्तव में इस पुस्तक के प्रकाशक भी हैं हमारे मित्र, बोधि प्रकाशन वाले, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि करुणा और आक्रोश के संयोग से उभरे व्यंग्य, गहन व्यंग्य की, यानी व्यंग्य कहां से आया है? केवल आक्रोश से नहीं, करुणा से। व्यंग्य के एक सिरे पर आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन एक सिरे पर करुणा भी है। जो विसंगतियां हमें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं विडंबनाएं हैं, जो इस समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय, अर्थभेद, वर्गभेद, राजनीतिक शोषण, सामाजिक धार्मिक पाखंड इत्यादि तमाम तरह की विसंगतियां हैं, और इसमें जो समाज के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, उनकी दुरभिसंधियां हैं, उन्हें बड़े सरल शब्दों में दाइमा जी खोल करके रखते थे। और कई बार, हमेशा ऐसा नहीं होता,
कई बार उनकी व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हमें देर तक करुणा डुबो करके रखती है। तब हमें लगता है कि इस कवि की संवेदना केवल अखबारी घटनाओं तक सीमित नहीं है। असल में जो व्यंग्य है, जो आक्रामक व्यंग्य है, उसके लिए तो अखबार पढ़ने का काफी होता है, लेकिन व्यंग्य के उपादानों को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में देखा और झेला हो, वही कारुणिक व्यंग्य, जिसे हम कहते हैं ट्रेजिक सटायर, उसकी रचना कर सकता है। और मेरा ये बड़ा भाई इस विधा का महारथी है, इसने महारथ दोस्तों। इसीलिए राजेंद्र मोहन शर्मा ने कहा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दाई जी की माता जी के समक्ष हमें उनकी यह स्तुति करने का मौका मिल रहा है। और ये बिल्कुल स्तुतिगान नहीं है, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि हम बिल्कुल यथार्थ बातें कह रहे हैं। इसे स्तुति न समझा जाए, प्रशस्ति न समझा जाए। हमारे साथ आज इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, यह गवाह है इस चीज की, जो बात राजेंद्र मोहन शर्मा ने कही है कि यह रचनाकार है जो जिंदगी से सीधी मुठभेड़ करता है। और आप देखिए, धैर्य देखिए इस आदमी का। सन 78 से लिख रहे हैं साहब, सन 78 से तो लिखते आ रहे हैं, सन 78 तक तो अंदर पकते रहे, 78 में कूदना शुरू किया और तब से लिखते आ रहे हैं। यहां लोग सन 2024 में लिखना शुरू करते हैं और 2024 के मई तक आते आते उनकी 2 किताब आ जाती है। फरवरी में लिखना शुरू किया, अप्रैल में किताब आ गई, और एक नहीं, एक साथ 4-5 किताबें आती। अरे लोग बात कहते साहब कविता बहुत लिखी जाती है, ये कविता का जो अनंत प्रजनन हो रहा है इसमें कचरा बहुत है। लेकिन नहीं, दायमा ने कभी यह मोह नहीं किया कि नहीं मुझे छपना ही है। वे चाहते इन परिस्थितियों में भी, स्थितियों में भी, सुख सुविधाओं में वो रहे हैं, जिस पद पर वो रहे हैं, जिन लोगों के बीच में वो रहे हैं, उनके लिए पुस्तक छपवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चंद्र प्रकाश दायमा ने पुस्तक प्रकाशित करने में जिस अपार धैर्य का प्रदर्शन किया है, वह कई लोगों को सीखना चाहिए, बल्कि बहुत लोगों को सीखना चाहिए। मित्रों, व्यंग्य की बात जहां तक है, उनके व्यंग्य समाज, राजनीति, धर्म, पाखंड इत्यादि जाने किस किस पर हैं। हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से उनकी रचनाएं जो हैं वे कैसे द्वंद्वों की उपज है और किस तरह से पाठक के भीतर वे अपने द्वंद्व को, जिसे कहते हैं, संक्रमित कर देते हैं। अगर रचनाकार अपने द्वंद्व को, अपने अंतर द्वंद्व को अपने पाठक में संप्रेषित कर दे, संक्रमित कर दे, वही पीड़ा जो रचनाकार ने महसूस की, पहली चीज तो जो समाज ने महसूस की वह पीड़ा रचनाकार महसूस करे, और जो पीड़ा रचनाकार ने महसूस की वह पीड़ा, वह बेचैनी, वह खीज, वह आक्रोश, वो जिद, वो करुणा, ये सब अगर पाठक महसूस करने लगे तो समझना चाहिए कि रचनाकार पूरी तरह से सफल है। और मैं कहना चाहूंगा, आप सबने उनकी रचनाएं सुनी हैं, आप जानते हैं, आप सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस कसौटी पर संप्रेषणीयता की, संवेदनशीलता को संप्रेषित करने की कसौटी पर चंद्र प्रकाश दायमा की रचनाएं 100% खरी उतरती हैं। इसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी जो काव्य शैली है उस पर भी राजीव जी ने प्रकाश डाला। एक खास तरह की कथात्मकता उनकी कविताओं में है। ज्यादातर कविताएं जो है उनकी कथात्मकता है, एक खास तरह का एक कथात्मक बुनावट है उसमें। कुछ रचनाएं व्यक्ति चित्र भी, जैसे जो लटू की बात करते हैं वो व्यक्ति चित्र है, और भी है जहां किसी व्यक्ति के बहाने वो एक पूरी बात कहते हैं, किसी पात्र को उन्होंने जो है शीर्षक बना दिया है। एक खास तरह की चित्रात्मकता है। मुहावरेदानी तो अभी आप देख चुके हैं उनकी
सूक्ति परंपरा, उनकी कविताओं की बहुत सारी लाइनें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं और किसी भी महफिल को लूट सकते हैं। एक एक रचना में कई आपको जो है सुभाषित पंक्तियां, सूक्तियां मिल जाएंगी। और एक खास बात ये, आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, वे एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। और नाटक में जो एक नाटकीयता होती है, क्लाइमेक्स पर जाकर के चीजों को मोड़ना होता है, और जो राजीव ने बार बार शब्द प्रयोग किया, पंच होता है, वो सारी विशेषताएं उनकी रचना में हमें मिलती हैं। यानी वो कविता लिखते हैं, लेकिन उस कविता में कथात्मकता भी होती है, चित्रात्मकता भी होती है, नाटकीयता भी होती है, अभिनयता भी होती है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वे सजीव प्रस्तुति के लिए सुयोग्यतम कविताएं हैं उनकी, जो यहाँ पर संकलित हैं, संग्रहित हैं। मित्रों, मुझे अपने आप को समेटना चाहिए। एक कविता जिसे पढ़ते पढ़ते राजीव ने छोड़ दिया, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, और वो है जिसे उन्होंने कहा कि कविता पर। मैं आजकल इस विषय पर विशेष ध्यान दे रहा हूं कि रचनाकार कविता के बारे में क्या, जिसे हम कहते हैं मेटा पोएट्री, पोएट्री अबाउट पोएट्री। बस इसे पढ़ करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मेरे अंतरतम के भावों से मैंने तेरा श्रृंगार किया है, इसका कविता। अब कविता चंद्र प्रकाश दाइमा के जीवन में क्या क्या है, ये इस कविता में बताया गया। यानी चंद्र प्रकाश दाइमा के लिए यह एक तरह से उनका आत्मकथन है कि कविता उनका जीवन है। एक स्थान पर वो शुरू में ही कहते हैं, देखिए ये बड़ा साहस चाहिए मैडम ये कहने के लिए कि कविता मेरा स्वभाव है। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहने का ईमानदारी से साहस कर सके कि मेरा स्वभाव है कविता, बड़े सहज भाव से। दाइमा शुरू में ही कहते हैं कविता मेरा स्वभाव है। हाँ, तो कविता मेरा स्वभाव है का अर्थ यह है कि मैं कविता हूं। मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा स्वभाव कविता है। यह आरंभ में ही उन्होंने कहा है। और वही बात यहां देखिए, मैं जिसे कहते हैं व्याख्या विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, बड़ी सहज भाव से पढ़ूंगा, कविता आपकी समझ में आती जाएगी। मेरे अंतरतम के भावों से मैंने तेरा, यानी कविता का श्रृंगार किया है। कविता मैंने तुमसे प्यार किया। अच्छी बात है, यहाँ इस्लाम की कविता मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मेरी पुत्री हो कविता। अब आप देखें वो क्या क्या रिश्ते हैं कविता के साथ। प्यार है, ये प्यार कौन सा है? सबसे पहले वो बताते हैं, पहली प्राथमिकता, प्राथमिकता की दृष्टि से रखते चलिए आप इस प्यार में। पहली प्राथमिकता है तुम मेरी पुत्री हो कविता, मेरा अंश हो तुम कविता। कविता कवि का अंश है। मेरा अंश हो तुम कविता, जिगर के खून से सींचा मेरा वंश हो तुम कविता। तुम मेरी पुत्री हो कविता, मेरा अंश हो तुम कविता, जिगर के खून से सींचा मेरा वंश हो तुम कविता। पुत्री के ललाट पे चुंबन सा, पुत्री के क्या पवित्रता है। आप देखिए इस कविता के इस प्रारंभ में एक पावनता। पुत्री के ललाट पर चुंबन सा, मैंने तुमको दुलार किया है कविता, मैंने तुमसे प्यार किया है कविता, मैंने क्या है। और कविता तुम मेरी बहना हो, कविता तुम मेरी बहना हो, मेरे दुख सुख की साथी हो, मेरे हृदय की अग्नि हो, मेरी खुशियों की पाती। देखिए क्या संबंध की व्याख्या की है भाई बहन के।
और राखी के बंधन जैसा मैंने तेरी रक्षा का भार लिया है। कविता राखी की करुणा से कह रहा है, राखी के बंधन जैसा मैंने तेरी रक्षा का भार लिया है। कविता मैंने तुमसे प्यार किया है। तो कविता तुम मेरी पत्नी हो। कविता तुम चंद्र प्रकाश की मधु हो। कविता तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दुखों से लड़ती हो। आप देखिए क्या अपेक्षा है, कवि की पत्नी से क्या अपेक्षा है और पत्नी की पति से क्या अपेक्षा होती है, यह देखें आप यहाँ। और यह संबंध कविता में घटित हो रहा है। कविता तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दुखों से लड़ती हो, मेरे आंसू को पीती हो, मेरे हंसने को हंसती, मेरे आंसू को पीती हो, मेरे हंसने को हंसती हो। तुम अर्धांगिनी, और बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, बिंब प्रतिबिंब में। तुम अर्धांगिनी, बिंब प्रतिबिंब मेरी, जीवन आधा तुमको उधार दिया है। कविता तुम मेरी क्या, कविता मैंने तुमसे प्यार किया है। छोटे छोटे दो अंश और है बस। कविता तुम मेरी प्रेयसी हो। कविता तुम मेरी प्रेयसी हो, सपना हो मेरी छाया। प्रेयसी क्या है? प्रेयसी वास्तव में नहीं मिलती, वो सपना ही होती है। कहीं ये संकेत निहित है। कविता तुम मेरी प्रेयसी हो, सपना हो मेरी छाया हो, मैं फूल हूं तुम मेरी खुशबू। मैं फूल हूं तुम मेरी खुशबू, तुम कल्पना हो मेरी माया। तुम कल्पना हो मेरी माया हो। शब्दों के अनगिनत चुंबन का मैंने तुमको उपहार दिया है। कविता मैंने तुमसे प्यार किया। और अंतिम अंश चंद्र प्रकाश चाइना के इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। उसके पूर्व मैं उन्हें एक बार फिर अपनी ओर से, इस मंच की ओर से, कादम्बिनी क्लब की ओर से और सभी मित्रों की ओर से एक बार फिर बधाई देता हूं और उनकी कविता का अंतिम अंश पढ़ता हूं। मैं शिव हूं। देखिए कवि और कविता का संबंध क्या है, चरम पर पहुंचता है यहाँ। मैं शिव हूं तुम मेरी शक्ति, मैं शिव हूं तुम मेरी शक्ति, मैं भक्त हूं तुम मेरी भक्ति, मैं आग हूं तुम मेरी तपन, मैं आग हूं तुम मेरी तपन, मैं प्यास हूं तुम मेरी तृप्ति। ऐसा ही कभी कह सकता है कि कविता मेरा स्वभाव है। मैं आग हूं तुम मेरी तपन, मैं प्यास हूं तुम मेरी तृप्ति। अक्षर के फूलों को चुन चुन कर भावों का तुमको हार दिया है। कविता मेरे अंतरतम के भावों से मैंने तेरा श्रृंगार किया है। कविता मैंने तुमसे प्यार किया है। हाँ, चंद्र प्रकाश चाइना ने कविता से प्यार किया है। ये प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे।